Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss part 12 Constitutional Law 1000 MCQ. So continue from question number 331. In which year were the states recognized on linguistic basis? अब भाषाओं के आधार पे जो स्टेट को रिकग्नाइजेशन मिला तो वो कब मिला? तो पार्टिकुलरली ये कौन सा ईयर था? 1947, 1951, 1956, 1966. सो 1956 में राज्यों को भाषाओं के आधार पे बांट दिया गया, यानी कि मतलब एक रिकग्निशन मिला कि पार्टिकुलर स्टेट में पार्टिकुलर भाषाएं बोली जाती है तो वहाँ की उस स्टेट के पार्टिकुलर लैंग्वेज ये होगा. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 332. राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ. राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है एक एसेंशियल पार्ट है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आपने पढ़ा होगा, सो इसको देख लीजिएगा. कम टू नेक्स्ट वन. The press has no fundamental rights to publish the proceedings of legislature house because the freedom of press is not a fundamental right. The press publishes for profit. Each house of legislature is exclusive master of its proceedings. For a house of legislature is a court and can regulate access to its proceeding. क्या होगा इसका आंसर? Each house of legislature is exclusive master of its proceeding. So answer is C. Come to next one. On which of the freedoms can reasonable restriction can be imposed on the ground of security of state? कौन से ग्राउंड पे मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की अगर बात हो तो कौन सा रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन से इन चारों में से एप्लीकेबल होगा? कौन से पे? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन मूवमेंट. तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल होगा. कम टू नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया? विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सा होगा बताइए? सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म यूनियंस और एसोसिएशंस, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे मीन्स ये राइट है ओनली द सिटीजन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशंस, ओके, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स ये भी फ्रीडम है. तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. विच इज़ नॉट अ ग्राउंड टू होल्ड अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? विच इज़ नॉट अ ग्राउंड, इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है? नॉट अ ग्राउंड टू होल्ड अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, कंट्रवेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, कंट्रवेंशन ऑफ अ मैंडेटरी प्रोविजन विच इम्पोजेज लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर. ओके, द स्टेट लॉ कैन स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स बाउंड्री फॉर द सेक ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट. इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है लॉ एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो द स्टेट लॉ कैन बी स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स बाउंड्री फॉर द सेक ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट. ये इसका आंसर होगा. कम टू नेक्स्ट वन. डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी मीन्स सेवर द रिलेटेड पोर्शन फॉर द टाइम बीइंग, द एंटायर स्टैट्यूट टू बी amended again, only the related provision is severable from the rest of the statute, none of the above. क्या हो जाएगा? only the related provision is severable from the rest of the statute. अब क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ा होगा आपने, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पढ़ा होगा, 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 भी पढ़ा होगा. तो ये सारे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी कानून बन रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट के, यानी कि उसको सेपरेट किया जाता है. जो चीज़ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो उसको हटा दिया जाता है और उसको अमेंड किया जाता है या फिर वो उसको एक तरीके से बदला जाता है, चेंज किया जाता है. सो कम टू नेक्स्ट वन. 2 members nominated to the Lok Sabha by the President belongs to शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है. जो 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज नन अदर देन 250 हो जाएगा. 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, पता है टोटल स्ट्रेंथ. हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 250 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं और 2
12 नॉमिनेटेड होते हैं। कितने होते हैं? ये 250 हो गया ना, यानी कि 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। कहाँ से नॉमिनेट होते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स टू द राज्यसभा मेंबर्स हु बिलोंग्स टू आर्म फोर्स, बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लास, बिलोंग्स टू रॉयल फैमिलीज, हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ। देखिए, नॉमिनेट उन लोगों को किया जाता है जो इस फील्ड में लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, या साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। अब तो स्पोर्ट्स भी आ गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेट किया गया। सो हैव, इसका आंसर डी हो जाएगा। द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 6 years, याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट वन, विच इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये है राइट टू नो भी हो जाएगा। देखिए, अब राइट टू स्पीक इंक्लूड्स द राइट टू नॉट स्पीक और द राइट टू रिमेन साइलेंट। जब कभी भी राइट टू स्पीक की बात करते हैं तो ये इंक्लूड करता है राइट नॉट टू स्पीक, राइट नॉट टू स्पीक, स्पीक भी इसको इंक्लूड करता है, और राइट टू रिमेन साइलेंट, और ये इंक्लूड करता है राइट टू रिमेन साइलेंट। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। राइट टू नो, राइट टू रिप्लाई, राइट टू साइलेंस, ये सारे राइट टू स्पीक के अंदर ही आता है। कम टू नेक्स्ट वन, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स that a person accused of an offense shall not be compelled to be witness against। self incrimination होता है। so witness against himself, किसी को कंपेल नहीं कर सकते। वैसे पुलिस के सामने कन्फेशन जो होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 रिलेट्स टू रिट्रैक्टेड कन्फेशन, टेप रिकॉर्डेड कन्फेशन, कन्फेशन मेड टू मैजिस्ट्रेट, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी 245। so that is answer is here confession made in police custody। okay, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन होता है, वो एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में। राइट टू लाइफ प्रोवाइड्स राइट टू हैव ऑल लिम्स एंड फैसिलिटीज इंटैक्ट एंड लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। सही है, ये आंसर ही होगा इसका। द फाइनेंस कमिश्नर सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेजिडेंट, प्रेसिडेंट को ही सबमिट करता है या फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट करता है? जो फाइनेंस कमिश्नर होते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं फाइनेंस कमिश्नर, वो रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को। बताइए, ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। कम टू नेक्स्ट वन, ये हो गया। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन टू द फोर्स ऑन, ये 26 जैन को आया था 1957 JNK का। अब तो जो JNK अमेंडमेंट 2019 रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, सॉरी, तो उसके बाद का देख लीजिएगा। इन विच केस, ये तो पुराना पूछ दिया सवाल। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैड नो पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज टू टेक अवे और एवरेजेस द फंडामेंटल राइट इंश्योर दैट। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब होगा इसका। जब पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड पार्ट 3, पार्ट 3 क्या बात करता है? फंडामेंटल राइट का। एज टू टेक अवे एवरेजेस द फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्ड देयर इन, किस वाले केस में कहा गया था? ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और केशवानंदा भारती में कहा गया था कि प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो प्रियम्बल कहा गया, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज प्रोवाइडेड द राइट टू प्रेसिडेंट टू एड्रेस द पार्लियामेंट? राइट टू प्रेसिडेंट का के पास जो राइट है टू एड्रेस पार्लियामेंट, किस आर्टिकल में कहा गया है? बताइए, ये हो जाएगा आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 क्या बात करता है? आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 बात करता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउसेज, और ये राइट दिया गया है प्रेसिडेंट को। ये जब आप चैप्टर 2 पार्लियामेंट का जो पोर्शन 79 आर्टिकल से दिया गया है उसमें आपको ये मिलेगा, सेक्शन आर्टिकल 86, तो उसमें दिया गया है, तो 86 लगाएंगे इसका। कम टू नेक्स्ट वन, विच आर्टिकल डील्स विद द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन एंड द राज्यसभा स्पीकर, डेप्टी स्पीकर। ये आर्टिकल 97 बात करता है, ये जितने भी सैलरी अलाउंसेज के बारे में 97। इसको एक बार देख लीजिएगा कि सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन
एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का जो सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की गई है 97 में। कम टू नेक्स्ट वन। The speaker or the deputy speaker shall not preside while a resolution for his removal from office is under consideration under article। देखिए डेप्टी स्पीकर की जब बात करते हैं तो ये 93 जो आर्टिकल वो बात करता है स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर, लेकिन कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है कि डेप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिसाइड, मतलब वो अध्यक्षता नहीं करेंगे वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो ये आर्टिकल बात करता है 95 में कहा गया है पावर ऑफ द डेप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और द स्पीकर। और 96 बात करता है, यानी कि इसका आंसर 96 होना चाहिए 352 का। देखिए 95 में बात करता है पावर ऑफ डेप्टी स्पीकर और अदर स्पीकर, और 96 में बात करता है द स्पीकर और डेप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल और ऑफिस। ओके, तो इसका आंसर आप लगाइएगा 96। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। When member of the house is without permission of the house absent from all meetings for a period of 60 days, the house may declare his seat vacant in which of the following articles has been stated। अब देखिए member of house बिना permission के मतलब 60 days यानी absent है 60 days तक, 60 दिनों तक बिना कोई परमिशन दिए हाउस से absent है वो। ओके, एंड द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वैकेंट। कौन से आर्टिकल में ये परमिट करता है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर और ये स्पीकर इसको इम्पोज करेगा। और 353 में क्या आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ए, आर्टिकल 101 जो वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है, तो 101 यानी कि ए हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट। राइट टू वर्क इज फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेटूटरी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल राइट टू वर्क 354 का बी हो जाएगा। आर्टिकल 41 देखिएगा, आर्टिकल 41 में कुछ इससे रिगार्डिंग प्रोविज़न दिया गया है। तो आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेज। सो डीपीएसपी में दिया गया है पार्ट 4 में, देख लीजिएगा एक बार ये। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू फूड एंड क्लॉथ। राइट टू वोट इंक्लूड नहीं करता है, राइट टू वोट अलग चीज़ है। एंटिसिपेटरी वेल इज स्टेट्यूटरी राइट ये हो जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट होता नहीं है एंटिसिपेटरी वेल, ये स्टेट्यूट ने इसको लेजिस्लेट किया है लॉ ने, तो इसलिए ये स्टेट्यूटरी राइट हो जाएगा। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई एज पर द केस ऑफ श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया है राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, तो याद रखिएगा ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आईपीसी में भी एक केस आया था। Come to next one. One of the objectives of directive principles of state policy is total population, prevention of cause slaughter, protection and improvement of the environment and safeguarding forests and wildlife. None of these. Which one is the correct answer? कौन सा सही है बताइए? सही है सी इज राइट आंसर। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कौन सा आर्टिकल में बताया गया है ये डीपीएसपी का, बताइएगा कमेंट में। आर्टिकल 39 प्रोटेक्ट एंड सजेस्ट एबोलिशन ऑफ जमींदारी बाय द स्टेट फॉर अ पब्लिक पर्पस। 39 बात करता है कुछ प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है जो पॉलिसी फॉलोड राज्यों के द्वारा फॉलो किया जाता है, तो इसमें होगा एबोलिशन ऑफ जमींदारी बाय द स्टेट फॉर अ पब्लिक पर्पस, बाकी नहीं लग रहा। कम टू नेक्स्ट। पावर, प्रिविलेजेस एटसेट्रा, जितने भी पावर है, प्राथमिकताएं हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ आर अंडर आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल के अंदर है ये जो पावर एंड प्रिविलेजेस दिया गया है हाउस ऑफ पार्लियामेंट और जो मेंबर हैं उनके। सो ये बात करता है इसके लिए पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट के बारे में अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 105 और 106 में बात करता है, पर कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली पावर के बारे में बात करता है? सो पावर, प्रिविलेजेस एटसेट्रा जितने भी हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटीज देयर ऑफ इज mentioned under article 105. So remember article 105 talks about the power and privileges of the house of parliament and the members who belongs to the house of the parliament. So article 105
Answer is A. So thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel.